स्टूडेंट्स, वी आर सेकंड ईयर की पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम लोग पाठ्य पुस्तक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं को समाप्त किया था कि उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर एक पाठ्य पुस्तक की को लिखा जाना चाहिए या उसका निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि पाठ्य पुस्तक बालक की शिक्षा को निरंतरता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिगम संसाधन है, तो उसका भी उचित और बहुत प्रभावी होना बहुत आवश्यक है। तो एक पाठ्य पुस्तक कैसी हो सकती है, उसी चीज को समझने के लिए हम लोगों ने विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था कि वो बहुत सुंदर आकर्षक होनी चाहिए, छपाई स्पष्ट होनी चाहिए, बालकों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, चित्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये सारी विशेषताओं को हमने अध्ययन किया। अब देखने का है कि पाठ्य पुस्तक के चयन के आधार क्या है। तो निश्चित है कि आपका सीधा सा जवाब आएगा, अगर मैं आपसे पूछती हूँ तो आपका सीधा सा जवाब आएगा कि मैडम जो विशेषताएं हैं उन्हीं के आधार पर तो हम पाठ्य पुस्तक का चयन करेंगे। निश्चित है कि जो विशेषताएं हैं उन्हीं के आधार पर हम पाठ्य पुस्तक का चयन करें, लेकिन उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए चयन के लिए किस तरह के क्राइटेरियाज डिसाइड किए जाते हैं, किस तरह के एक उसके जिसको हम कहते हैं रूल या नियम जिसको हम कहते हैं, उन नियमों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे कौन से बेसिस हैं जिसके आधार पर या जिस पर डिपेंड होकर हम बुक या पाठ्य पुस्तक का चयन करें, क्योंकि पाठ्य पुस्तक बालक के अधिगम का महत्वपूर्ण आवश्यक संसाधन है। तो ऐसे में एक शिक्षण प्रक्रिया का भी आवश्यक संसाधन है, क्योंकि एक अध्यापक को पाठ्यक्रम के बारे में स्पष्ट जो जानकारी है या दिशा निर्देश इस पाठ्य पुस्तक के बारे में ही पाठ्य पुस्तक से ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि पाठ्य पुस्तक का जब हम चयन करते हैं, कोई भी चयन करें, या तो कोई विद्यालय प्रबंधन करेगा या बोर्ड सरकार के द्वारा किया जाएगा, तो वो किस आधारों को ध्यान में रखकर पाठ्य पुस्तक का चयन करेंगे। पाठ्यपुस्तक चयन के आधार कौन कौन से हैं, किस चीज को ध्यान में रखकर। तो सबसे पहला आधार इसके अंतर्गत आता है, तो कल हम लोगों ने परिभाषिक दृष्टिकोण से भी इसको समझा था कि परिभाषा के आधार पर चयन को किस उससे परिभाषित, किन शब्दों में परिभाषित किया जा सकता। तो आज हमारा जो सबसे पहली बात इसके अंतर्गत आती है लेखक। सबसे पहला चयन का आधार है, हमने विशेषता में देखा था कि पाठ्य पुस्तक वो जो कि एक उत्तम क्वालिटी से, अच्छी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक शैली में लिखी गई हो और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को पालन करते हुए उसमें उनका पालन किया गया हो। लेकिन अनुभवी लेखक का भी अनुभवी होना आवश्यक है। जब तक एक लेखक अनुभवी नहीं होगा वो अच्छी पाठ्य पुस्तक को नहीं लिख सकेगा। निश्चित है कि आपने एक बहुत प्रभावशाली नोट्स बना लेते हैं, बहुत लोगों की आदत होती है कि नोट्स बनाते समय हर चीज़ का ध्यान में रखते हैं कि कौन सा पैराग्राफ, कौन सा पॉइंट्स, कौन सी विषय वस्तु, कौन सी बुक से, किस लेखक की बुक से और कौन से पृष्ठ से हमने लिए वो लिख लेते हैं, और उसके आधार पर वो एक आकर्षक और बड़े रोचक और प्रभावी नोट्स बना लेते हैं और उन्हीं नोट्स के आधार पर उसको वे पुस्तक का स्वरूप प्रदान कर दे। लेकिन यहाँ पर आपका अनुभव महत्वपूर्ण होता है। कितने भी अच्छे नोट्स बना लिए हों, उन नोट्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके अनुभव से ही उस विषय वस्तु को रोचक, आकर्षक और सरल सहज बना पाती है। तो सबसे बड़ी चीज है कि लेखक कौन है, उसका मतलब कई लोग होते हैं कि कम अनुभव के साथ भी एक अच्छी पुस्तक लिख लेते हैं, क्योंकि उनमें सृजनात्मक क्षमता का कल्पना करने की जो सृजनात्मक क्षमता होती है उसका गुण उनमें विद्यमान होता है, अनबिल्ट होता है, जिसकी वजह से जेनेटिक होता है, जिसकी वजह से वो इस काम को बहुत आसानी से कर लेते हैं। लेकिन लेखक जो कि सबसे
अलग होता है। तो हम उन्हीं लेखकों की पुस्तकों को चुनेंगे जो कि बालकों के लिए विषय वस्तु को सरल, रोचक और आकर्षक बना सकती है। दूसरी चीज उसके अंदर पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो हम देखेंगे उसमें लेखक का नाम छपा हुआ होना चाहिए। एक लेखक है या बहुत सारे 2, 3, 4 लेखक है, सभी का नाम उसके अंतर्गत लिखा हुआ होना चाहिए कि ये पुस्तक किस लेखक की है। उनकी शैक्षणिक योग्यता लिखी जानी चाहिए, उनका अनुभव लिखा जाना चाहिए और उनके विषय और किस विषय में कहाँ पर कार्य कर रहे हैं इसकी संपूर्ण सूचना आपने देखा होगा। कोई भी बुक खोलिए तो उसमें लेखक का किस संस्था में वो काम कर रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, वो उसमें लिखा हुआ होता है जो कि उनके अनुभव को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। तो लेखकों से संबंधित संपूर्ण सूचना पाठ्य पुस्तक के उसमें लिखी अंकित होनी आवश्यक है। दूसरी बात इसके अंतर्गत आती है बाह्य आकृति। बाह्य आकृति की जहां तक बात आती है तो हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि बाह्य आकृति यानी कि वो बाहर से दिखने में कैसी हो, तो उसमें वो बाहर से दिखने में आकर्षक हो, उसमें विषय से संबंधित ये चित्र फ्रंट पेज पे या कहना चाहिए बाहरी पृष्ठ के ऊपर जो चित्र छपे हुए होते हैं वो उस विषय से संबंधित ही होने चाहिए। कि जैसे आप एक इतिहास की पुस्तक को चुन रहे हैं और इतिहास की पुस्तक अगर आपने लिखी है तो उसमें निश्चित ही इतिहास से संबंधित किन्हीं व्यक्तियों के कुछ महल, किले या वास्तु कला या स्थापत्य कला के कोई उदाहरण है, उनमें से जो विश्व धरोहर है उनको हमने उसके ऊपर अंकित किया है, महापुरुषों को अंकित चित्र उसमें छपवाए हैं, तब तो वो इतिहास का समर्थन करती है। और यदि हम लोगों ने उसके अंदर समाज की भीड़ को उसमें प्रिंट कर दिया, नदी पहाड़ नालों को प्रिंट कर दिया, ज्योग्राफिकली डाई उसको कंपास वगैरह को उससे प्रिंट कर दिया, ग्लोब को प्रिंट कर दिया या गणित के प्लस माइनस या सूत्र उनको, तो वो इतिहास का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। वो स्पष्ट है कि वो प्रथम फ्रंट पेज को देखकर ही लगेगा कि ये इतिहास की नहीं, ये गणित की है या सामाजिक अध्ययन की है, किसकी है वो चीज इस। लेकिन अगर जिस विषय की है उसी से संबंधित फ्रंट पेज के ऊपर चित्रों को छापा जाएगा तो वो अपने आप उस विषय का प्रतिनिधित्व करेंगे। फिर पृष्ठ जो होते हैं वो कागज जो होते हैं बुक के अंदर वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पेज को खोलते ही वो पेज फट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी बाइंडिंग एकदम बहुत अच्छी होनी चाहिए कि बच्चे को वो टेक्स्ट बुक साल भर चलानी होती है। अगर वो खुल जाएगी एक ही साल में, और आजकल अमूमन किताबें ऐसी ही आती हैं जो 6 महीने भी नहीं चलती है, वो 2-3 बार खोला बंद किया इतने में वो पूरी खुल जाती है। तो ऐसी पुस्तकें बालक के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि वो उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसकी जो बाहरी पृष्ठ एकदम स्पष्ट, सुंदर, आकर्षक होना चाहिए, कागज बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसके ऊपर स्पष्ट चित्र वगैरह अंकित होने चाहिए। फिर बाद में जितने भी मार्जिन, जैसे कि फिर मेन पृष्ठ है उस पर जैसे कि अगर हमने यहाँ से इतना मार्जिन छोड़ा है तो यहाँ से भी इतना ही छोड़ेंगे, यहाँ से भी। कहने का मतलब हम चारों तरफ से समान मार्जिन छोड़कर और उसको पुस्तक का प्रतिनिधित्व स्पष्ट करेंगे, या हम ये दिखाएंगे कि इसी के अंदर हम पुस्तक का नाम और चित्र वगैरह जो कुछ भी हमको अंकित करने हैं वो उसी के अंदर होने चाहिए, यानी कि मार्जिन वगैरह भी एकदम साफ स्पष्ट होना, एक सर का समान होना चाहिए। अगली बात इसके अंतर्गत आती है वो आती है विषय सूची एवं प्रस्तावना। विषय सूची एवं विषय सूची एवं प्रस्तावना, यानी कि पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो अगला पृष्ठ खोलने के बाद में लेखक वगैरह की सारी जानकारी आती है वो स्पष्ट होना चाहिए, प्रकाशक का नाम उसको होना चाहिए, स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद में पाठ्य पुस्तक की प्रस्तावना आती है कि पाठ्य पुस्तक से मतलब
संक्षेप में वहां पर लिखा हुआ होना चाहिए जिसे प्रस्तावना का नाम दिया गया है। अर्थात कि वहां पर वो प्रस्तावना इतनी प्रभावी होनी चाहिए कि उस प्रस्तावना को पढ़ते ही उस किस पुस्तक के अंदर कौन कौन सा कंटेंट, किस तरह की विषय वस्तु का संकलन किस तरह से किया गया है, वो चीज स्पष्ट रूप से समझ में आ जानी चाहिए। यानी कि उसकी प्रस्तावना कितने अच्छे ढंग से प्रस्तुत की गई है, वही प्रस्तावना पूरी पुस्तक की विषय वस्तु का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए ये जो प्रस्तावना है ये आकर्षक और बहुत उत्तम गुणवत्तापूर्ण लिखी हुई होनी चाहिए। फिर विषय सूची कि कौन से पृष्ठ के ऊपर कौन सा पाठ लिखा है को लिखा गया है, और फिर उसमें पाठ के अंदर कौन कौन सा कंटेंट दिया गया है, विषय वस्तु दी गई है, इस चीज की स्पष्ट सूचना वहां पर होनी चाहिए। अमूमन छोटे बच्चों के पाठ बहुत छोटे होते हैं, तो उसमें पाठ का नाम कौन से पृष्ठ पर कौन सा पाठ दिया गया है, ये सूची स्पष्ट होनी चाहिए। महाविद्यालय या बड़ी कक्षाओं में 10वीं या 11वीं 12वीं या बड़ी कक्षाओं में होता है, तो वहां पर यूनिट वाइज सारी चीजें होती है, और हर चैप्टर के अंदर, यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स और उसकी विषय वस्तु या उसका कंटेंट क्या क्या है, वो चीजें भी स्पष्ट रूप से उसमें लिखी हुई होनी चाहिए। तो यह कहने का मतलब विषय सूची और प्रस्तावना दोनों स्पष्ट होनी चाहिए, मतलब समझने योग्य, जिसको कि आसानी से समझा जा सके। अगली बात इसमें आती है वो है विषय वस्तु की गहनता और व्यापकता। विषय वस्तु की गहनता एवं व्यापकता, यानी कि पाठ्य पुस्तक में अगली बात जो हम ध्यान देते हैं वो इस बात पर देते हैं कि विषय वस्तु की क्या कितनी गहनता से, यानी कि किसी भी विषय को स्पष्ट करने के लिए कितनी गंभीरता से चिंतन किया गया है, क्योंकि जितनी गंभीरता से चिंतन किया जाएगा, जितने कहना चाहिए जिसको हम कहते हैं कि डीपली जिसमें स्टडी की गई हो, बहुत गहन अध्ययन किया गया हो, तो वो उसी गहन अध्ययन का प्रभाव स्पष्ट रूप से विषय वस्तु में दिखाई देता है। इसीलिए विषय वस्तु की गहनता को हम ध्यान में रखते हैं कि किसी भी विषय से संबंधित किस तरह के तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, किस तरह से विषय वस्तु को प्रस्तुत किया गया है, विषय वस्तु के प्रतिनिधित्व करने वाली कौन से बिंदु जो कि आवश्यक हैं, सभी को कितनी हद तक सम्मिलित किया गया है, यानी कि कुछ ही पॉइंट्स डाल दिए गए जो जरूरी थे, या छोटे मोटे वो सभी पॉइंट्स भी डाले गए हैं जो उस विषय वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं या उसको स्पष्ट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहने का मतलब ये है कि विषय वस्तु की गहनता कितनी डीपली जाकर, कितनी गहनता से उसको अध्ययन करके उसका संकलन किया गया, और व्यापकता यानी कि उसकी व्यापक सूचना हमें प्राप्त होनी चाहिए। अगर हमको संक्षिप्त सूचना मात्र अगर प्रदान की जाती है तो वो निश्चित है कि बालक के लिए प्रभावी नहीं होगी, उसका ज्ञान अपूर्ण रह जाएगा। इसीलिए ज्ञान की पूर्णता के लिए बहुत अनिवार्य है कि विषय वस्तु की गहनता के साथ में उसकी व्यापकता का होना भी आवश्यक है, यानी कि विषय वस्तु की में व्यापकता होनी चाहिए, व्यापक क्षेत्र में आकर उसकी विषय वस्तु को वहां पर स्थान दिया जाना चाहिए। व्यापक यानी कि किसी भी तथ्य से, जैसे कि हम महाराणा प्रताप को पढ़ा रहे हैं, तो महाराणा प्रताप के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त गतिविधियां, उनका बाल्यावस्था, उनके शिक्षा दीक्षा, उनके गुरु, उनके बाल्यकाल की जितनी भी अटखेलियां हैं, वो माता पिता के साथ संबंध, अन्य लोगों के साथ संबंध, फिर उनका शासन के प्रति जो बाल्यावस्था में जो प्रभाव था या उनका इन्वॉल्वमेंट था, वो मतलब एक एक छोटी छोटी चीज, समस्त चीज को उसमें संकलित किया जाना चाहिए। ये नहीं कि बहुत लंबी लंबी पैराग्राफ में भले ही संक्षेप में दिया जाए, लेकिन गहन सूचना और व्यापक सूचना उसके अंतर्गत होनी चाहिए, तभी वो पाठ्य पुस्तक उपयोगी और अच्छी मानी जाए। अगली बात आती है विषय वस्तु की शुद्धता और वैधता।
शुद्धता एवं वैधता। ठीक है ना, पाठ्य पुस्तक में शुद्धता और वैधता का होना अनिवार्य है। शुद्धता यानी कि उसमें हर सूचना एकदम सही और शुद्ध मतलब व्याकरणिक दृष्टिकोण से पाठ्य पुस्तक शुद्ध होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की व्याकरण की त्रुटियां उसमें नहीं होनी चाहिए, भाषात्मक त्रुटि नहीं होनी चाहिए, एक अच्छी भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। और वैधता यानी कि उसके अंदर सभी सत्य सूचनाओं को उसमें संकलित किया जाना चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी काल्पनिक या ये कहा जाए कि खुद के विचारों पर आधारित कोई भी अपने परिप्रेक्ष्य में कोई बात वहां पर नहीं लिखी जानी चाहिए, क्योंकि हमारे समझने का तरीका और वास्तविक घटना के घटित होने में अंतर हो सकता है। तो हमें जिस तरह से वो घटित हुई है और वो जिस तरह से प्रस्तुत की जा रही है, हमें उसकी सत्यता को ही यहाँ पर सम्मिलित किया जाना चाहिए। असत्य सूचनाएं जिसके बारे में हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, ऐसे सूचनाओं को या तथ्यों को उसमें संकलित नहीं किया जाना चाहिए, नहीं लिखा जाना चाहिए। अगली बात इसमें आती है छात्रों की दृष्टि से उपयुक्त। छात्रों की दृष्टि से यानी कि पाठ्य पुस्तक जो है वो छात्रों की दृष्टि से उपयुक्त होनी चाहिए। कहने का मतलब पहली चीज तो उनके स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, यानी कि वे जिस कक्षा के हैं उस कक्षा के लिए ही वो पाठ्य पुस्तक लिखी गई होनी चाहिए। तो वही पुस्तक हम छात्रों के लिए चुनें। फिर जिस तरह से भाषा को समझने की क्षमता है, हम उसी तरह की भाषा से संबंधित कहने का, जैसे कि गुजराती बच्चा है या यूँ कहा जाए कि महाराष्ट्र के लिए हम चुन रहे हैं, कक्षा 6 के लिए चुन रहे हैं, एक राजस्थान के बच्चों के लिए चुन रहे हैं और एक महाराष्ट्र के बच्चों के लिए, तो निश्चित है हो सकता है कि दोनों में कंटेंट या विषय वस्तु एक हो, लेकिन भाषात्मक दृष्टि से हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्रियन बच्चों के लिए हम उनकी मातृभाषा में लिखी गई पुस्तक को ही प्राथमिकता दें, और राजस्थान में हिंदी चलती है, बच्चे हिंदी आसानी से समझ लेते हैं, तो हिंदी में लिखी पाठ्य पुस्तक का ही चुनाव किया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब कि छात्रों की दृष्टि से मतलब कि छात्र जिसे सहजता से सरलता से समझ सके ऐसी पुस्तक का चयन किया जाना चाहिए, यानी कि बालकों की रुचि योग्यता क्षमता के अनुसार मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और मनोवैज्ञानिक शैली में जो लिखी जाती है, जो छात्रों को दृष्टि में रखकर लिखी जाती है, ऐसी पुस्तक का चुनाव किया जाना चाहिए। अगली बात नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है वो प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण यानी कि उसमें पाठों में जितने भी चैप्टर्स उसमें दिए जाते हैं, पाठ दिए जाते हैं, उनमें सबसे पहली चीज तो क्रमबद्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने जैसे हम ये कह लीजिए कि हम 1932 की बात कर रहे हैं, 1948 की बात कर रहे हैं, 47 की बात कर रहे हैं, या 1940 की 42 की हम बात कर रहे हैं, और उससे पहले हम पहले को ले रहे हैं और उसके बाद में हम 1856 की क्रांति को ले रहे हैं। अरे भाई पहले 56 की क्रांति से शुरू करो ना। तब कहने का मतलब है कि क्रम के अनुसार जो घटना जब जिस समय घटित हुई है उससे बाल्यावस्था कहना चाहिए कि उसकी प्रारंभिक अवस्था से एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए हमें उसमें क्रमबद्धता रखनी चाहिए। तो ऐसी पाठ्य पुस्तक जो कि क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो, स्पष्ट रूप से लिखी गई हो, जिसकी भाषा उसका प्रस्तुतिकरण जो है सरल हो, यानी कि उसकी भाषा शुद्ध स्पष्ट हो, उसमें वो जो चित्रों का प्रस्तुतिकरण है वो भी बालकों के लिए रोचक होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि पाठ्य पुस्तक का जो प्रस्तुतिकरण है उसकी प्रेजेंटेशन है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, बच्चों के लिए रोचक होनी चाहिए, उसमें बच्चे चित्रों के प्रति बच्चों का आकर्षण इस तरह के होने चाहिए कि जो उन चित्रों को देख के बच्चे आकर्षित हो जाएं।
कहने का मतलब ये हो गया कि प्रस्तुतिकरण, पाठ्य पुस्तक में जो प्रस्तुतिकरण दिया जाता है या पुस्तक को लिखा जाता है उस समय उसके प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दिया जाए। वो ऐसी प्रेजेंटेशनों की बुकों को देखते ही बच्चे की इच्छा हो कि हाँ मुझे तो ये बुक पढ़नी है। इसलिए उसका प्रस्तुतिकरण क्रमबद्ध, रोचक और आकर्षक होना चाहिए। अगली बात, मूल्य। मूल्य ऐसा जो हर बालक आसानी से उसे अफोर्ड कर सके, उसको आसानी से अफोर्ड कर सके, वो खरीद सके। हर बच्चा, ऐसा नहीं कि खाली बहुत महंगी होगी तो जो आर्थिक दृष्टिकोण से जो बच्चे या जो परिवार अच्छे हैं, सक्षम हैं, वही लोग खरीद पाएंगे, और जो सक्षम नहीं है, असक्षम परिवार है, उन परिवारों के बच्चे उसे नहीं खरीद पाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका मूल्य तय होना चाहिए जिससे कि हर वर्ग का बालक उसे आसानी से खरीद सके। अगली बात इसमें आती है पाठ्य वस्तु की भाषा शैली। यानी कि भाषा शैली, किस भाषा में किस तरह से भाषा को प्रस्तुत किया गया है, लिखा है, कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे कि आपने साधारण से पाठ में बहुत सारी कहावतें, लोकोक्तियां आदि का उपयोग किया है, तो निश्चित है कि आप लिखित इतिहास की पुस्तक रहे हो, कहावतें और लोकोक्तियों का उपयोग कर रहे हो, तो ये तो निश्चित है कि हिंदी का प्रतिनिधित्व करेगी। तो कहने का मतलब और वो कठिन भी हो जाएगी बालक के लिए, क्योंकि हर समय हर जगह बालक हर कहावत या हर लोकोक्ति का अर्थ बालक नहीं जानता है। तो इसीलिए भाषा ऐसी जो कि सरल हो, समझ में आने योग्य हो, और मतलब कि ये कहा जाए कि उसका स्तर भी अच्छा बना रहे। ऐसा भी नहीं हो कि बिल्कुल ही आम बोलचाल की भाषा के अंदर आपने उसको लिख दिया, तो वो फिर बाद में बालक के ऊपर एक ज्ञान को या भाषा के विकास में सहयोग नहीं कर पाएगी। कोई भी पुस्तक हो, चाहे साइंस की बुक हो, चाहे आपकी हिस्ट्री की है, चाहे ज्योग्राफी की है, कोई भी बुक है, अगर वो पुस्तक लिखी गई है तो वो और बालक उसको पढ़ रहा है तो निश्चित है उसका भाषा का विकास भी होता है। इसीलिए ये बात केवल हिंदी में ही नहीं, हम भाषा लैंग्वेज में ही या संस्कृत या हिंदी से ही हम ये नहीं कहेंगे कि बालक की भाषा का विकास हो रहा है। भाषा का विकास करने के लिए वो तो है ही, क्योंकि भाषा की वैज्ञानिकता को समझाने का कार्य भाषा पर हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश ये पर, लेकिन उसमें भाषात्मक शब्दों का व्याकरण या एक कहा जाए कि साहित्यिक शब्दों का जो भंडार या डिक्शनरी बालक के मस्तिष्क में इकट्ठी होती है, उसमें सभी पुस्तकों का सहयोग होता है। इसीलिए भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए जो सरल, स्पष्ट हो बालक के लिए या उस विषय से संबंधित हो। ऐसा नहीं हो कि जैसे मैंने कहा कि कहावत और लोकोक्तियां देते हो तो वो निश्चित है कि हिंदी की तरफ जाएंगे। बात है कि ठीक है, माना कि वो जहाँ पे आपने कहावत या लोकोक्ति का उपयोग किया है वो उस प्रसंग का प्रतिनिधित्व कर रही है, उसके अर्थ को स्पष्ट कर रही है, लेकिन कहीं कहीं पर एक उदाहरण के रूप में उपयोग किया जाना तो ठीक है, लेकिन संपूर्ण पुस्तक को लिखने में अगर भाषा शैली को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो वो उसकी इम्पोर्टेंस ही, उसकी महत्ता को खत्म कर देगा। अगली बात आती है शिक्षण साधन, शैक्षिक साधन। शैक्षिक साधन यानी कि इसमें कौन कौन सी विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री आदि का उपयोग किया गया है, इसका स्पष्ट जानकारी इसके अंतर्गत होनी चाहिए। अगर इसकी जानकारी नहीं है तो निश्चित है कि शिक्षक अपने हिसाब से सुगम साधनों से जो भी है या नहीं उपयोग कर पाया, जैसे कोई टीचिंग एड को नहीं बना पाया, तो पुस्तक के अंदर अगर है तो बालक उसे आसानी से समझ लेता है। इसीलिए शैक्षिक साधन जितने भी हैं उनका उपयोग होना चाहिए। सर 2 पॉइंट, सामाजिक व राष्ट्रीय आवश्यकता। सामाजिक व राष्ट्रीय आवश्यकता। पाठ्य पुस्तक ऐसी जो सामाजिक और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल हो, जैसे सामाजिक गुणों का विकास हो, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो, देशभक्ति की भावना का विकास हो, तो उसके लिए पर्याप्त विषय
उनके उदाहरण हो, उससे संबंधित बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए जिससे कि राष्ट्रीयता और सामाजिकता का विकास हो सके। अगली बात आती है वास्तविक जीवन से संबंधित। वास्तविक जीवन से संबंध, ठीक है ना। पाठ्य पुस्तक ऐसी जो बालक के वास्तविक जीवन से संबंध। वास्तविक जीवन से संबंधता का मतलब क्या है कि उसके अंदर उदाहरण या जो कुछ भी प्रस्तुत किया जा रहा है वह बालक के वास्तविक जीवन से संबंधित होनी चाहिए, जो कि जिसके उदाहरण ऐसे हो जो उसके जीवन से नजदीक हो, जिनको वो समझना उसके लिए आसान होगा। इसीलिए विषय वस्तु को समझने के लिए आवश्यक है कि उसमें जितनी भी विषय वस्तु सम्मिलित की जाती है, उसके उदाहरण सम्मिलित किए जाते हैं, वह वास्तविक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। अगला है मूल्यांकन। मूल्यांकन के लिए पर्याप्त प्रश्न होने चाहिए और अंत में है संदर्भ सूची और अनुक्रमणिका। संदर्भ सूची व अनुक्रमणिका, ठीक है। मतलब कि उसके अंदर एक तो मूल्यांकन के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए, यानी कि मूल्यांकन के लिए सभी प्रश्नों को उसके अंतर्गत एक उच्च अच्छी क्वालिटी का मूल्यांकन यानी कि गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन के सभी पक्ष उसमें सम्मिलित होने चाहिए, यानी कि मूल्यांकन के एक उत्तम मूल्यांकन के सभी को महत्व दिया जाना चाहिए पाठ्य पुस्तक के अंदर। और फिर अंत में पाठ्य पुस्तक के सबसे अंत में संदर्भ सूची, यानी कि उस पाठ्य पुस्तक को लिखने के लिए कौन कौन से रेफरेंसेस, किन किन राइटर्स के रेफरेंसेस को या कहाँ जाकर उसकी वास्तविक तथ्यों को जुटाया गया है, उन सभी रेफरेंसेस को लिखा जाना चाहिए। और अनुक्रमणिका यानी कि जो तकनीकी शब्द हैं उनका उपयोग, मतलब उन तकनीकी शब्दों का अर्थ या मीनिंग स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। अर्थात पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय हमें इन 13 से 14 पॉइंट से इनको हमें ध्यान में रखना अनिवार्य है, तभी हम एक उत्तम क्वालिटी की या अच्छी पाठ्य पुस्तक का चयन कर पाए। इसी आधार पर हम आपको एक प्रश्न करना है कि पाठ्य पुस्तक चयन के आधारों को स्पष्ट कीजिए या समझाइए। आज का हमारा क्वेश्चन है, आज का हमारा होमवर्क है पाठ्य पुस्तक चयन के आधारों को समझाइए। यहाँ पर आपको इतिहास लिखना है। इतिहास पाठ्य पुस्तक के चयन के आधारों को समझाइए। किन किन आधारों पर इतिहास की पाठ्य पुस्तक का आप चयन करेंगे। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मुंह पर मास्क आवश्यक रूप से लगाएं और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें या साबुन से धोते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।